हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो विद्युत धारा का पार्ट 4 होने वाला है। जैसा कि बहुत अच्छा लगा कि कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट ये बोले कि सर पार्ट कौन सा चल रहा है, उसको आप बोर्ड पर लिख दीजिए। तो देखिए हम पार्ट 4 लिख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 4 ये है। और यहाँ इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है दोस्तों। ठीक है, और ये आप लोगों के सामने पार्ट 4 आया है। बता दें कि पार्ट 1 में आवेश के बारे में चर्चा है, क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या है, हर एक चीज के बारे में आवेश के बारे में चर्चा है। पार्ट 2 में आपका विभव, विभवांतर, ये सब के बारे में चर्चा है दोस्तों। पार्ट 3 में आपका सेल, बैटरी, ये सब विद्युत परिपथ के बारे में चर्चा है। आज आप लोगों के सामने पार्ट 4 आ रहा है। तो उसमें देखिए चालक या उसको सुचालक बोलते हैं दोस्तों, अचालक या कुचालक बोलते हैं, और विद्युत धारा के बारे में चर्चा करने वाला है, यानी किसे कहते हैं, परिभाषा मिलने वाला है। तो जो भी लोग, जो भी दोस्त, जो भी भाई, जो भी बहन अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब को नहीं देखे हैं, तो हम उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब को देखते हुए आइए। ठीक है, आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट चैनल, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे विद्युत धारा करके लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप क्लिक करिए, उसमें सही पार्ट एक क्रम में सजे हुए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं वीडियो को। और हाँ दोस्तों, जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जो आप जो है मेहनती स्टूडेंट है और अच्छे नंबर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, चालक या सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। पहले देखें, यहाँ पे आप लोगों को दिखा हुआ चालक या सुचालक पदार्थ, और वहीं यहाँ पे दिखा हुआ अचालक या कुचालक पदार्थ। नाम से पहले समझते हैं, चालक या सुचालक बोलिए, अचालक या कुचालक बोलिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों एक विपरीत हैं। चालक पदार्थ में क्या होगा, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, यानी विद्युत धारा एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चली जाती है, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे तार लिए हुए हैं, देखिए आपको समझाने के लिए, ये आप तार देख रहे हैं, जब हम इसे लाइन देंगे तो इधर से करंट पूरे तार से होते हुए इस तरफ करंट आ जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यह चालक पदार्थ है। ठीक है, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे चालक या सुचालक पदार्थ कहते हैं। अब कौन कौन से चालक सुचालक पदार्थ आएंगे, तो देखिएगा, सभी धातुएं। देखिए दोस्तों, धातुएं बहुत प्रकार के हैं। तो जितने भी प्रकार के धातुएं हैं, चाहे वो तांबा हो, लोहा, एल्युमिनियम हो, चांदी हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी धातुएं होता है सभी के सभी विद्युत का सुचालक होते हैं। हाँ, एक धातु छोड़ करके, शीशा या जिसे कांच भी कहते हैं, जिसका संकेत पीबी होता है। तो देखिएगा, कांच यानी शीशा का जो संकेत होता है पीबी, उसे अचालक में उदाहरण में मिला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो सुचालक पदार्थ है, चालक पदार्थ का परिभाषा बड़ा ही सिंपल है, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा उसे सुचालक पदार्थ कहेंगे। सभी धातुएं, कॉपर हो गया यानी तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, सॉरी चांदी हो गया, सोडियम, पोटेशियम हो गया, उसी प्रकार धातुएं, ग्रेफाइट हो गए, जल हो गए, जल जो हम लोग आमतौर पे पानी पीते हैं, ठीक है, वही वाला जल है। ठीक है, मानव शरीर में भी करंट लगता है, यानी मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। भींगा हुआ लकड़ी, लकड़ी अगर जो सूखा हो रहेगा तो उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन अगर जो लकड़ी भींग जाएगी, ठीक है, लकड़ी क्या हो जाए दोस्तों, पानी से भींग जाए, ठीक है, बरसात के मौसम में देखते होंगे पेड़ पौधों से हमें दूर रहना चाहिए, तो वहां पे बिजली गिर सकती है, दूसरा हो सकता है वहां पर से एक करंट का तार गया हुआ हो और उससे लाइन जा रही हो, तो टच करने से पूरे पेड़ पौधा में लाइन चली जाती है, जिससे टच करने पर आपको करंट लग सकता है और आपको क्षति पहुंच सकती है। ठीक है दोस्तों, तो भींगा हुआ लकड़ी, या फिर आप लोग सुने होंगे बिजली का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि लाइन वगैरह में कार्बन वगैरह आ जाता है, टोका उका फंसाते हैं लकड़ी उंगली से, तो उसमें भींगी हुई लकड़ी का यूज मत कीजिएगा, नहीं तो भींगी हुई लकड़ी आपको करंट मार देगी। ठीक है, नमी युक्त हवा, हवा देखिए जिस हवा में नमी होती है, नमी मतलब क्या, आर्द्रता ज्यादा होता है। जैसे कि अब ठंड के समय में क्या होता है, कुहासा यानी कोहरा भरा हो रहता है, तो वो कोहरा जो होता है विद्युत का सुचालक जैसा काम करेगा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे ही चालक कुचालक सुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे समझिएगा, अचालक या कुचालक पदार्थ, इंग्लिश होता है नन कंडक्टर। हाँ, चालक सुचालक का इंग्लिश होता है कंडक्टर। क्या होता है दोस्तों, कंडक्टर। और अचालक या कुचालक पदार्थ का होता है नन कंडक्टर। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है, तो जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ध्यान से सुने, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है
उसे अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं, या इंग्लिश में नॉन कंडक्टर कहते हैं। जिस भी पदार्थ से अगर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में देखें सभी अधातुएं, लेकिन देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं सभी अधातुएं, लेकिन सभी अधातुएं ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है सभी अधातु। उदाहरण में तो ये लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट में आ चुका है। ग्रेफाइट कहाँ पे आ चुका है? चालक यानी सुचालक पदार्थ उदाहरण में। ग्रेफाइट जो है ना दोस्तों अधातु है, लेकिन वो चालक पदार्थ है, तो ये एकमात्र अधातु है ग्रेफाइट, जो कि अधातु होते हुए क्या है? विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो सभी अधातुओं में ग्रेफाइट एक अपवाद है, विद्युत का सुचालक नहीं होता है। आगे देखेंगे कांच यानी शीशा, शीशा यानी पीवी, जिसको लेड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो है ना कांच यानी शीशा, ये आपका धातु की श्रेणी में आता है। शीशा जिसका संकेत पीवी होता है, परमाणु संकेत पढ़े होंगे 82 होता है। ठीक है, लेड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पीवी संकेत होता है, ये धातु की श्रेणी में आता है। तो सभी धातुएं यहाँ पे बोली गई है, किसमें? चालक में, सभी धातुएं। लेकिन अपवाद के रूप में कौन सा धातु है? कांच यानी शीशा। सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद में कौन हो गया? शीशा यानी लेड, पीवी। उसी प्रकार सभी अधातुएं विद्युत का अचालक होते हैं, लेकिन अपवाद में कौन हो गया? ग्रेफाइट। ठीक है, कौन सा धातु अपवाद है विद्युत का कुचालक होने का? तो ग्रेफाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सभी अधातुएं विद्युत का कुचालक होते हैं। कांच हो गया, शीशा जिसको बोल सकते हैं, प्लास्टिक हो गया दोस्तों। ठीक है, रबर हो गया, रबर। ठीक है, मोम हो गया, शुद्ध जल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध जल। शुद्ध जल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शुद्ध जल। ठीक है, शुद्ध जल हो गया। शुद्ध जल आप लोग देखे सुने होंगे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है शुद्ध जल। अब कितना को शुद्ध जल, और ये जो यहाँ पे केवल जल लिखा गया है मतलब अशुद्ध जल है, तो शुद्ध जल अशुद्ध जल। अब ऐसा इसका मतलब क्या है? देखिए हमें साइंस के अनुसार देखना, ये नहीं कि गंदा जल को बोलेंगे अशुद्ध जल, यानी जल अशुद्ध यहाँ पे ये होता है। ठीक है, और जो एकदम पानी रहेगा जैसे गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है, यानी इसमें कीड़ा मकोड़ा कुछ भी ना हो उसको शुद्ध जल बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। साइंस की दुनिया में शुद्ध जल उसे माना गया है जिसमें किसी प्रकार का कोई आयन उपस्थित नहीं रहता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, शुद्ध जल उसे माना गया जिसमें किसी तरह का कोई आयन उपस्थित नहीं रहता। हालांकि जल का संकेत H2O होता है, तो शुद्ध जल का संकेत भी H2O ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्साइड वाला आयन है, बिल्कुल नहीं। अगर जो आयन रह जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा, और जिसमें आयन नहीं रहेगा वो विद्युत का कुचालक हो जाएगा, वो शुद्ध जल कहलाता है। ठीक है, जिसमें आयन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है शुद्ध जल विद्युत का कुचालक क्यों होता है? तो बोलिएगा क्योंकि शुद्ध जल में किसी प्रकार का कोई आयन नहीं पाया जाता है, इसलिए शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, आगे देखिए। और हाँ, आप लोगों को ये भी बता दें कि वर्षा के जल को शुद्ध जल माना गया, लेकिन कब? जब बादलों में वर्षा की बूंदें निर्माण होते रहती है ना, बादल जो बनते रहते हैं उसको। लेकिन पृथ्वी के बाद, पृथ्वी पर वर्षा होने के क्रम में जब पृथ्वी के क्षोभ मंडल से पानी गुजरता है तो उसमें वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सब जल में मिल करके उसमें आयन पैदा कर देते हैं। अब वो शुद्ध जल नहीं अशुद्ध जल कहलाते हैं, और वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सीधी सी बात, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं। इसका पीएच मान 7 होता है। कुचालक होने का क्या कारण है? कि इसमें किसी तरह का कोई आयन नहीं होता है। असल बात क्या है, जितने भी यहाँ पे हैं सब में किसी तरह का आयन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एवोनाइट का क्षण, ध्यान सुने, एवोनाइट का क्षण याद रखिएगा। एवोनाइट हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे एवोनाइट के बारे में, लेकिन याद रखिएगा एवोनाइट का क्षण जो होता है वो भी विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए आप लोग 10th क्लास के बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि चालक या सुचालक किसे कहते हैं, अचालक या कुचालक किसे कहते हैं, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कभी नहीं है पूछा गया 10th क्लास। ये तो दोस्तों 8वां क्लास के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं। हमें यहाँ पे विद्युत धारा के चैप्टर में इसका यूज करना है, इसलिए इसको समझना है। हाँ, आपको हम यहाँ पे बहुत सारे 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना जो अभी हुआ है चालक और अचालक उससे जुड़े हुए इन 3 पॉइंट को याद रखिए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का इन्हीं तीनों से बनता है। पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु, ध्यान से देखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है या सुचालक है? चांदी, जिसका संकेत Ag होता है, लैटिन नाम अर्जेंटम होता है दोस्तों।
ठीक है, यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखें तो विद्युत का आचालक या कुचालक धातु कौन है? ध्यान से देखिए, सबसे अच्छा धातु का विद्युत का सुचालक कौन है? तो चांदी। लेकिन सबसे खराब विद्युत का सुचालक बोल दे कौन? धातु है। ध्यान से देखिए, या फिर विद्युत का आचालक या कुचालक धातु कौन है? तब बोलिएगा सीसा या कांच, जो कि हम यहाँ पर भी समझा रहे थे। ठीक है, चांदी हो गया विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु, और कांच हो गया विद्युत का सबसे खराब सुचालक धातु है। इतना खराब होता है कि उसमें करंट लगभग ना के बराबर जाता है, उससे करंट आर पार हो ही नहीं पाता है। आर पार क्या, एक स्थान से दूसरा स्थान पोजीशन भर भी नहीं कर सकता है, पूरे तार से हो पाना तो दिक्कत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शीशा या कांच जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। आगे पॉइंट देखिए, विद्युत का सुचालक आधातु कौन है? आधातु, ध्यान से देखिए, विद्युत का सुचालक आधातु तो वो ग्रेफाइट है। अभी हम समझा रहे थे विद्युत का सुचालक आधातु कौन है दोस्तों? तो वो ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अप्रूफ है। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? कार्बन का अप्रूफ है। ध्यान रखिएगा, ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहला, विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? चांदी। चांदी के बारे में क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, जिसका संकेत एजी होता है। ठीक है, विद्युत का सबसे खराब चालक धातु, या फिर यूं बोलते हैं कि कुचालक धातु कौन है? तो बोलिएगा सीसा या लेड, पीबी जिसका संकेत होता है। विद्युत का सुचालक अधातु कौन है? तो आप लोग भली बातें जानते हैं, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अप्रूफ है। अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट लिखे हैं, इनको दर चलते हैं समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक शब्द है विद्युत, एक शब्द है वैद्युत। दोनों को देखिए, एक शब्द है विद्युत और एक शब्द है वैद्युत। ठीक है, एक शब्द है विद्युत और एक शब्द है वैद्युत। विद्युत जो कि चैप्टर का नाम भी है विद्युत धारा। ठीक है, और यहाँ पे है शब्द का नाम क्या? विद्युत। और यहाँ पे क्या है? वैद्युत है। दोनों का अंतर क्या है? ध्यान से सुनिए, जब हम लोग बोलते हैं आवेश रुका हुआ है, जब हम बोलते हैं आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, स्थिर है, आवेश प्रवाहित हो जाएगा अलग चीज होगा, रुका हुआ है तो अलग चीज होगा। जब आवेश रुका हुआ है तो उसको वैद्युत कहते हैं। ध्यान सुनिए, जब आवेश रुका हुआ है ना, स्थिर या रुके हुए आवेश का अध्ययन क्या कहलाता है? वैद्युत कहलाता है। ठीक है, स्थिर या रुके हुए आवेश का अध्ययन क्या कहलाता है? वैद्युत। लेकिन प्रवाहित होते हुए या चलते हुए आवेश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विद्युत कहलाता है। आवेश अगर जो एक जगह रुका हुआ है तो उसको तो वैद्युत बोलेंगे, लेकिन फिर चल रहा है तो उसको क्या बोल दीजिएगा? विद्युत। ठीक है, तो विद्युत में क्या हुआ कि गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और वैद्युत में क्या होता है? स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम शुरू में आवेश वाला पार्ट में अगर जो देखे होंगे तो वहां पर हम बताए थे कि सूखे बाल में जब आप कलम रगड़ते हो तो कलम से जब महीन महीन कागज को चिपकाते हो तो वो चिपक जाता है। लेकिन आप बताओ किसके कारण चिपकता है? तो आवेश उत्पन्न हो जाता है उसके कारण। लेकिन क्या वो आवेश हमें करंट मारेगा, झटका मारेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि वो प्रवाहित नहीं हो रही है। जहां पे उत्पन्न हुआ है ना, वहीं पे रुका हुआ होता है, उसको हम वैद्युत बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग अगर जो आगे देखे होंगे तो हम बताए होंगे उसी पार्ट 1 में ही कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धन आवेश और रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो क्या ये आवेश गतिशील होते हैं कांच की छड़ पर, रेशम के कपड़ा पर? नहीं, वहां भी रुके हुए होते हैं। वहां भी वैद्युत का ही अध्ययन हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तीसरा उदाहरण आप लोगों को, जब एवोनाइट की छड़ को ऊन के कपड़ा से रगड़ा जाता है तो ऊन के कपड़ा पे धन आवेश, एवोनाइट के छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ भी जो आवेश उत्पन्न होता है वो भी क्या होता है? स्थिर ही होता है, रुका हुआ ही होता है। यानी वहां भी वो चीज क्या कहलाता है? वैद्युत ही कहलाता है। तो भाई साहब, विद्युत कब कहलाएगा? तो विद्युत का तब कहलाएगा जब आपका आवेश क्या होने लग जाए? प्रवाहित होने लग जाए। और प्रवाहित उसी में होगा जो विद्युत का सुचालक पदार्थ है। ठीक है, विद्युत के सुचालक पदार्थों में आवेश क्या हो जाता है? प्रवाहित हो जाता है, उसमें रुकेगा नहीं। जैसे देखिए, ये मेरे पास जो है एल्युमिनियम का ये है। ठीक है, अब इधर से हम तार जोड़कर इसको करंट देंगे तो क्या लगता है? करंट जहां पे हम दे रहे हैं यहीं पे रुका रहेगा क्या? नहीं, यहां से आवेश निकलेगा, पूरे में फैल जाएगा। तो भाई फैला कैसे? तो एक स्थान से दूसरे स्थान गया तभी तो, अर्थात प्रवाहित होकर गया तभी तो। हम इसको क्या बोलेंगे? विद्युत। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? विद्युत। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये 2 शब्द विद्युत और वैद्युत को आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेन जो हमारा आ गया
मेन जो इस चैप्टर का शीर्षक है विद्युत धारा, वो हमारे पास आ गया। विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। आप लोग भली बात इसको अब तक याद कर लिए होंगे। विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। आपको हम इसके नाम से ही समझाते हैं, ठीक है। पहले देखिए, जो भाई साहब धारा के बारे में नहीं जानते तो उनको हम बता दें धारा का मतलब क्या होता है। फिर देखेंगे विद्युत का, विद्युत तो यहाँ पर आप समझ ही गए हैं, फिर भी इंग्लिश नाम से बहुत सारी चीजें देखेंगे। धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट। धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करंट। धारा जो शब्द है इसका मतलब समझिएगा, कहीं भी किसी चीज का लगातार प्रवाह होना या बहना धारा कहलाता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप कहीं देख रहे हो कि लगातार पानी बह रहा है तो उसको क्या बोलते हो? जल धारा बोलते हो। ध्यान से सुनिए, जल धारा। या फिर आप कहीं पर हाथ पैर छिल गया हो और खून बह रहा है, खून बंद ही ना हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? रक्त की धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रक्त की धारा। किसी चीज का लगातार प्रवाह होना धारा कहलाता है। या फिर कहीं पे दूध गिर गया, ठीक है, और दूध क्या होता जा रहा है? बहते जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? दूध की धारा या अमृत धारा, उसी को बोलते हैं, ठीक है। एक उदाहरण और, आप लोग सुने होंगे धारा प्रवाह इंग्लिश। ध्यान सुनिए, धारा प्रवाह इंग्लिश मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब ऐसा नहीं बोलिएगा कि अच्छा सर लगता है इंग्लिश भी पढ़ेगा तो बोलेंगे धारा प्रवाह इंग्लिश है क्या? इंग्लिश का धारा प्रवाह नहीं होता है कि धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीखें ऐसे वैसे, ठीक है, स्पोकन में बोला जाता है। तो धारा प्रवाह इंग्लिश का मतलब ये हो गया कि आपको इंग्लिश ऐसा सिखाया जाएगा कि आप जो है इंग्लिश बोलिएगा एकदम लगातार बोलते जाइएगा, लगातार बहते जाइएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं धारा प्रवाह इंग्लिश। तो उम्मीद करते हैं धारा का मतलब समझ में आया होगा। धारा का मतलब क्या होता है? किसी चीज का लगातार प्रवाह होना। अब यहाँ पे समझते हैं, धारा का मतलब तो समझ गए, किसी चीज का लगातार प्रवाह होना। लेकिन विद्युत, तो विद्युत को समझना तो इसके इंग्लिश से समझिए, इलेक्ट्रिक। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश इसका दोस्तों? इलेक्ट्रिक। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो इलेक्ट्रिक शब्द आया है वो आपका इलेक्ट्रॉन से आया है, ठीक है। कहां से आया दोस्तों? इलेक्ट्रॉन से आया। फिर बात बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, हम पार्ट 1 में आवेश वाले में बताए हुए हैं, बहुत सारी बातें बता चुके हैं आपको दोस्तों, ठीक है। जब से पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को तब से, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो आप दिमाग लगाइए दोस्तों, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया और धारा का मतलब हो गया लगातार किसी चीज का प्रवाहित होना। तो भाई विद्युत धारा में कुल मिला के क्या समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह होगा। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का लगातार क्या होगा? प्रवाह होगा, धारा बहेगा एकदम सा, ठीक है। जब हम इससे तार से करंट वगैरह को प्रवाहित करते हैं तो इससे किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है तार है, ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो ये तार है, इससे अभी लाइट चल रहा है जिसके कारण हम यहाँ पे प्रकाशमान में, इसमें क्या हो रहा है? लगातार इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ठीक है। बढ़िया समझिएगा, पूरी कहानी सुन लीजिए। आवेश आप लोग सुने होंगे ना, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। पूरा कहानी बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि केवल आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, नहीं, वो नहीं। पूरा चीज समझिए, वो तो मेरा भी उदाहरण में परिभाषा में लिखा हुआ है, पूरा समझिएगा। विद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक बोलते हैं, इलेक्ट्रिक को लिया गया है इलेक्ट्रॉन से। और धारा का मतलब क्या होता है? लगातार किसी चीज का प्रवाह होना। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, ठीक है। लगातार किसका प्रवाह होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। अब समझिएगा, आप लोग सुने होंगे आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हम आपको देखिए कैसे जोड़ के बताते हैं। आपको यहाँ पे अभी तक हम क्या समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रभाव है, लेकिन आप लोग सुने होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर आवेश पाया जाता है। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर क्या पाया जाता है? आवेश पाया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है दोस्तों। आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो आप लोग बताओ, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो उसका आवेश क्या रुका हुआ रहेगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तुम जाओ, हम रुकते हैं? नहीं दोस्तों, आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन पर ही रहता है। तो आवेश जब प्रवाहित होगा तो उस पर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? प्रवाहित होगा। ऑटोमेटिक सी बात है, कोई भी किसी चीज पर आप बैठ जाइए, मान लीजिए बस पर बैठ गए, अब बस अगर जो जाएगी तो आप उस पर बैठे हो तो आप क्या वहीं पे रुक जाओगे? अरे बस के साथ साथ आप भी चले जाओगे, ठीक है। तो इसमें असल में क्या होता है
कि जो हम लोग देखते हैं करंट वगैरह वो ठीक है, या इस तार से जो विद्युत धारा बहती है उसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, ठीक है। और कैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो आप लोग सुने होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए। ध्यान से सुनिए, और इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होंगे ना तो उसके बैठा हुआ उस पर जो आवेश पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पर वो भी क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है दोस्तों, प्रवाहित हो जाता है। अब आगे समझिए, तो परिभाषा जो विद्युत धारा का मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर नहीं बनाया गया है, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने उसे इलेक्ट्रॉन के आधार पर परिभाषित नहीं किया गया, हालांकि बेस जो है इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, इसीलिए तो इसका इंग्लिश नाम में क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से लिया गया इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन से क्या लिया गया, इलेक्ट्रिक लिया गया, ध्यान से सुनिए, ठीक है। और धारा को इंग्लिश में क्या बोला गया, करंट, ठीक है, आवेश के आधार पर प्रवाहित किया गया, और हम बेहतरीन ढंग से आपको समझाते हैं। चलिए समझिएगा अब विद्युत धारा का परिभाषा, तो उम्मीद करते हैं बहुत सारी बेसिक चीज समझ में आया होगा। परिभाषा तो सब लोग रट लेते हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन ये भी परिभाषा पूरा नहीं है। हम परिभाषा यहाँ पे ऐसा लिखें कि एक एक चीज का वर्णन है दोस्तों, केवल आप धैर्य रख करके ध्यान से पढ़ते जाइएगा, और अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि वो भी पढ़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए परिभाषा क्या कहता है, किसी चालक, ध्यान से सुनिए, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर, पहले यहां समझिएगा, चालक तो समझ ही चुके हैं, यहाँ पे चालक के बारे में जिस प्रकार से होकर विद्युत धारा का प्रभाव हो जाता है उसे चालक कहते हैं। क्या बोला गया है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर। अब ये अनुप्रस्थ काट मतलब क्या हुआ, असल में अनुप्रस्थ काट जो है ना वो क्षेत्रफल को बताता है। क्या चीज को बताता है दोस्तों, क्षेत्रफल को बताता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर, अनुप्रस्थ काट केवल लिखा हुआ है, क्षेत्रफल भी जोड़ दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्या हो गया, इसका मतलब हुआ दोस्तों, अच्छा पूरा एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय, ये दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को, क्या प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा, प्रवाहित होने वाले क्या, आवेश, क्या बोले, बेस जो है इलेक्ट्रॉन से बना है, अभी इलेक्ट्रिक का मतलब समझा रहे थे, लेकिन परिभाषा जो है आवेश के आधार पर दिया है। प्रवाहित होने वाले आवेश को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अभी एक चीज समझते हैं, ठीक है। किसी चालक से, मान लीजिए, मान क्या लेंगे, ये मेरे पास चालक पदार्थ ही है, ठीक है, हालांकि ये तांबा है तो अंदर ढका हुआ, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट का मतलब हुआ कि जो भी आपके पास चालक है ना उसके ऊपरी सतह, क्या बोला गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, बोलिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलिए। करंट जो प्रवाहित होता है किसी भी चालक से, तो करंट जो उस चालक के अंदर से नहीं प्रवाहित होता है दोस्तों, ऊपरी सतह से प्रवाहित होता है, ठीक है, ऊपरी सतह से प्रवाहित होता है, इन सब सतहों से प्रवाहित होगा, ठीक है। चालक जो है, चालक पदार्थ से जो करंट प्रवाहित होता है ये सब से प्रवाहित होगा, ठीक है, इन सब से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का, सॉरी आवेश का प्रवाह होगा इन सब से, और इसी को बोला गया क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोला गया दोस्तों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हर एक एरिया से जाएगा, हर एक सतह से, हर एक, ऐसा नहीं कि यहां पर से जाएगा यहां पर से नहीं जाएगा, नहीं, हर एक बिंदु से जाएगा, ठीक है, जितना आप गोल घूम रहे हो सामने इधर उधर है सब जगह से जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अनुप्रस्थ काट का मतलब समझ में आएगा। सीधी सी बात, अगर जो इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है तो जो तांबा होता है ना उसके अंदर घुस के नहीं जाता है, उसके ऊपर से होकर जाता है, ऊपर सतह से होकर जाता है, ठीक है, अंदर से घुस के नहीं जाता है, ऊपरी सतह से होकर जाता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग जो तार में टोका लगाते हो, ठीक है, तो टोका जो मोटे तार में लगाते हो तो यहाँ पर ना टच कराते हो, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि अंदर घुसा देते हो उसको, नहीं, ऊपर टच कराते हो, क्योंकि करंट का प्रवाह जो होता है इसकी सतहों से होता है, ठीक है, इसके सतहों से, अंदर से होकर नहीं जाता है, ऐसे ही तो खोखला मेरे पास है, ठीक है, इसके अंदर से होकर नहीं जाता है, भर्ती मान लीजिए, ठीक है, भरा हुआ चीज है, तो अंदर से नहीं सतहों से होकर जाएगा, इसलिए हम लोग टोका इसी में लगाते हैं, और इसमें टच करिएगा तो तुरंत करंट मार देगा, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए, थ्योरी को समझते जाइए। तो क्या बोला, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रत्येक समय
प्रति एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकेंड। प्रति एकांक समय जहां भी देखिए उसका मतलब वहां पे कितना सेकेंड, 1 सेकेंड हुआ दोस्तों। प्रति एकांक समय मतलब कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। प्रति एकांक समय मतलब, पर देखिए प्रति मतलब हर होता है, एकांक का मतलब एक होता है दोस्तों। प्रति एकांक समय यानी कि 1 सेकेंड, एकांक मतलब क्या होता है, एक होता है। प्रति एकांक समय में यानी 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। अब समझिए, मान लीजिए कि किसी चालक पदार्थ से 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में दोस्तों, 1 सेकेंड में आपका 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया। 1 सेकेंड में चालक तार से 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया, तो वहां पे हम विद्युत धारा कितना कहेंगे, तो 10 एम्पियर कह देंगे। कितना कह देंगे दोस्तों, 10 एम्पियर। 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा, प्रति एकांक समय मतलब 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश, यानी कि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो 1 एम्पियर, 2 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो 2 एम्पियर, 1 सेकेंड में मान लीजिए 3 एम्पियर, 3 कूलम प्रवाहित हो गया आवेश तो 3 एम्पियर, 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाएगा तो 10 कूलम, 10 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। अगर 1 सेकेंड में किसी चालक तार से, ठीक है, 15 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया तो उसको क्या बोलिएगा, 15 एम्पियर का करंट बोलिएगा। 1 सेकेंड में जितना कूलम आवेश उतना एम्पियर विद्युत धारा कहलाता है, सीधी सी बात, ठीक है। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में मान लीजिए, अब कहिएगा अच्छा सर 1 सेकेंड में प्रवाहित होगा तो उसको हम विकल्प देंगे कि एक विद्युत धारा, 1 एम्पियर धारा। 1 सेकेंड में 10 कूलम तो 10 एम्पियर, 1 सेकेंड में 15 कूलम तो 15 एम्पियर। लेकिन कोई विद्यार्थी कहेंगे कि सर 2 सेकेंड में अगर जो, कितना सेकेंड में, 2 सेकेंड में अगर जो 50 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया, 2 सेकेंड में 50 कूलम आवेश प्रवाहित होगा, तब क्या करिएगा, तो अरे समझिए, इतना तो मैं समझ लूंगा। अगर जो 2 सेकेंड में 50 कूलम, तो 1 सेकेंड में 25 कूलम नहीं हुआ क्या? 2 सेकेंड में अगर जो 50 कूलम, तो 1 सेकेंड में 25 कूलम आवेश हो जाएगा। तो अगर जो किसी तार से 2 सेकेंड तक 50 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया, तो उसकी विद्युत धारा 50 एम्पियर नहीं बोल दीजिएगा, यहाँ बोला क्या, प्रति एकांक समय यानी 1 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में 50 कूलम, तो 1 सेकेंड का मान निकलेगा तो 25 कूलम निकलेगा, ठीक है। तो 25 कूलम, 25 एम्पियर उसकी धारा कहलाएगी। 1 सेकेंड में जितना कूलम आवेश प्रवाहित हो जाएगा उतना ही एम्पियर उसकी विद्युत धारा कहलाएगी। तो उम्मीद करते हैं परिभाषा समझ में आया होगा। फिर से समझिए, एक एक चीज के बारे में वर्णन है। आपको जो सिखाया गया है आप भी कहीं पढ़े होंगे, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पूरी तरह से परिभाषा नहीं हो दोस्तों, ये अधूरी परिभाषा है, ठीक है। हालांकि वो भी सही है, ठीक है, लेकिन मेरा ही कहना है कि जब चीजों को पढ़िए तो गहराई से पढ़िए, एक एक चीज को समझते हुए पूरे लॉजिक थ्योरी के साथ, ठीक है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, तो उम्मीद करते हैं अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या समझे, ये जो है मार्कर मान लीजिए चालक पदार्थ है तो इसका सतह हो गया अनुप्रस्थ काट, ठीक है। प्रत्येकांश है मतलब 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को, यानी 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाए उसी को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट यानी ऊपरी सतह से 1 सेकेंड में जितना कूलम आवेश प्रवाहित हो जाएगा उतना कूलम, उतना एम्पियर क्या कहलाएगा, विद्युत धारा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विद्युत धारा को, किसको दोस्तों, विद्युत धारा को कैपिटल आई या स्मॉल आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी आई चलेगा, कैपिटल आई या स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। ध्यान से देखिए, अब समझिए विद्युत धारा के परिभाषा अनुसार यहाँ पे मिला कि विद्युत धारा का व्यंजक या सूत्र कहिए। विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। विद्युत धारा आई बराबर Q/T। तो देखिए आप लोगों को फिजिक्स की दुनिया में परिभाषा से व्यंजक को बैठाने के लिए समझाते हैं। ध्यान से दोस्तों समझिएगा, जिस भी परिभाषा में जिस भौतिक राशि के आगे एकांक लग जाए ना, जिस भौतिक राशि के आगे क्या लग जाए दोस्तों, एकांक लग जाए, तो एकांक किस में लगा हुआ है, समय में लगा हुआ है। समय का मतलब क्या हुआ, T हुआ, तो उससे हमेशा भाग लगेगा। सूत्र में क्या लगेगा, भाग लगेगा। जिसमें भी एकांक लग जाए, प्रत्येकांक शब्द लग जाए, जिस भौतिक राशि, यहाँ पे समय में प्रत्येकांक लगा हुआ है तो समय से भाग लगेगा। और समय का मतलब क्या हो गया, T हो गया। समय का संकेत क्या बनाया गया, T बनाया गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आगे देखिएगा समझ में आया होगा। विद्युत धारा I बराबर Q/T अपना, ये जैसे भी याद रखना है रख लो, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक समझाना चाहते हैं, ठीक है। अरे यहाँ भी समझ लो, 2 कूलम क्या बोले थे, 2 सेकेंड में मान लीजिए 50 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया, तो कितना एम्पियर की विद्युत धारा कहिएगा, तो दोस्त 50 एम्पियर का नहीं,
2 सेकंड में 50 कूलम, तो 1 सेकंड का मान निकालना पड़ेगा, यानी 2 से 50 में आपको भाग देना पड़ेगा, तो 25 ही ना रिटर्न आएगा, तभी तो 1 मिलेगा। ठीक है, विद्युत धारा I बराबर Q बटे T होता है। Q का मतलब आवेश होता है, T का मतलब समय होता है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि Q का संकेत क्या है, आवेश है। T किसके लिए है, समय के लिए। तो परिभाषा पूछ दे विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कुछ अलग नहीं है, आवेश जो है वो कल का आवेश नहीं बाबू, प्रवाहित होने वाला आवेश, उसको विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। विद्युत धारा आई बराबर फॉर्मूला होता है Q बटे T। Q का मतलब आवेश हुआ, T का मतलब समय हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन और देखिए, सोने पे सुहागा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा I बराबर Q बटे T। I का मतलब क्या हुआ, आवेश बटे समय। Q का मतलब क्या हो गया, आवेश। तो यहां से देखिए आवेश का भी व्यंजक निकल रहा है, नीचे लाइन में देखिए आवेश Q है। Q का मान अगर जो आप निकालिएगा तो बटे में T है, इधर गुना में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। Q का मान निकालेगा तो T भागा में I की तरफ गुना में, तो आवेश Q बराबर I इंटू T। ये आपके सामने फॉर्मूला निकल के आया, किसका, आवेश का। क्या फॉर्मूला है, आवेश Q बराबर I इंटू T फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिए, विद्युत धारा के परिभाषा से सूत्र मिला Q बटे T, और Q जब दिखा तो Q का मान निकालेगा तो I इंटू T हो जाएगा। ठीक है, तो दो सूत्र यहाँ पे आपको याद रखना, विद्युत धारा I पूछेगा तो Q बटे T, और आवेश Q पूछेगा तो I इंटू T। विद्युत धारा I बराबर पूछेगा तो Q बटे T, और आवेश Q बराबर पूछेगा तो I इंटू T। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा कैसा मात्रक समझते हैं, तो हम देखिए दोस्तों, शुरू से ही जो स्टूडेंट लोग लगे हुए होंगे, हम शुरू से किसी चीज को बेसिक से समझाते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक आप लोग भली जानते हैं, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलो ये बिल्कुल सही बात है, गलत कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ये जो है ना, आंद्रे मेरी एम्पियर नाम के वैज्ञानिक थे, उस पर नाम रखा गया। मूल जो फार्मूला से मात्रक निकलता है वो होता है क्या, कूलम प्रति सेकंड। होता क्या है, आप विद्युत धारा I बराबर Q बटे T। Q का मतलब आवेश हो गया। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलम हो जाता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, जिसको C से दर्शाते हैं। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, जिसको S से दर्शाते हैं। तो कूलम और बटे में सेकंड जब डालिएगा तो इसको लिखा जाता है क्या, कूलम प्रति सेकंड। क्या लिखेगा, कूलम प्रति सेकंड बोलेंगे। ठीक है, जिसे आंद्रे मेरी एम्पियर, वैज्ञानिक का नाम लिख देते हैं आंद्रे मेरी एम्पियर। क्या नाम है था दोस्तों, आंद्रे मेरी एम्पियर। जो रेगुलर वीडियो देखने वाले हैं उनको पता होगा, क्योंकि ये पार्ट 2 या पार्ट 3 में ही चर्चा किए होंगे। आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर भी कहा जाता है। इसलिए सुने होंगे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन दोनों ये भी होता है, कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। आगे बढ़िए। आवेश Q बराबर I इंटू T फॉर्मूला से आवेश का भी मात्रक निकाला जा सकता है। I का मतलब विद्युत धारा हो गया, इसका मात्रक पता चल चुका है, एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर, जिसको सूचित करते हैं, बगल में T है, T का मतलब समय हो गया, समय का मतलब सेकेंड होता है, तो एम्पियर सेकेंड। ध्यान से सुनेंगे, आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। ध्यान से देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। ध्यान से देखिए, एम्पियर सेकेंड। लेकिन इसी भी कूलाम नामक एक वैज्ञानिक थे, उसी के नाम पर एम्पियर सेकेंड को क्या बोला गया, कूलाम बोला गया, जिसे C से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक कूलम प्रति सेकंड हो गया, जिसे एम्पियर भी कहा गया। तो सीधी सी बात याद रख सकते हैं, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। उसी प्रकार आवेश का ऐसा मात्रक देखेंगे तो एम्पियर सेकेंड होता है, जिसे कूलाम भी कहा गया। तो इसको एक बार आप लोग याद सकते हैं, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिए। अभी तक हम पार्ट 4 तक क्या क्या चीज के बारे में पढ़े, आवेश के बारे में पढ़े, विद्युत धारा के बारे में पढ़े, और विभव के बारे में पढ़े। 3 तरह की भौतिक राशियां आई है। कितने प्रकार की भौतिक राशि, 3 तरह की। ठीक है, और हर भौतिक राशि को कोई अदिश राशि होता है, कोई सदिश राशि होता है। तो ये तीनों के तीनों अदिश राशियां याद करना एकदम आसान है, याद करना एकदम आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आवेश, विद्युत धारा, विभव, तीन ही चीज तो आया है, सब के सब कैसी राशियां, अदिश राशियां। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा, एक बच गया विभवांतर, हालांकि वो नया नहीं है, विभव के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर।
वो भी अदिश राशि होगी। जब विभव अदिश राशि है तो उसका अंतर कीजिएगा तो वो भी अदिश राशि ही होगा, सदिश राशि नहीं होगा। आवेश, विद्युत धारा, विभव तीनों का तीनों अदिश राशि। इसका मतलब इन सब के पास परिमाण होता है, दिशा नहीं होते। लेकिन हाँ देखिए, विद्युत धारा के पास दिशा होती है, फिर भी इसे ना अदिश राशि में रखा गया। क्यों? क्योंकि एक नियम आता है सदिश का। सदिश राशि में भले सुनेंगे जिसका परिमाण दिशा दोनों होता है, लेकिन 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़िएगा तो एक चीज और नया पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तभी आप लोग याद रखिएगा, विद्युत धारा में दिशा होती है फिर भी इसे अदिश राशि में रखा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो तीनों का तीनों अदिश राशि है। आगे समझिएगा, 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा भी, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा, 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करें, 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा लिखें। तो देखिए दोस्तों, ये तो आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा। यहाँ के परिभाषा से यदि किसी चालक से क्या बोला है, किसी चालक अनुप्रस्थ काट से होकर प्रत्येकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। और यहाँ पे कितना एम्पियर का विद्युत धारा चाहिए, तो 1 एम्पियर का। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि 1 सेकंड में जितना कूलम आवेश प्रवाहित हो जाएगा उतना एम्पियर की धारा। तो यहाँ पे बोला 1 एम्पियर की धारा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो। 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तभी उसे 1 एम्पियर कहा गया है। 1 सेकंड में 5 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो 5 एम्पियर कहा देंगे। 1 सेकंड में 15 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो 15 एम्पियर कहा देंगे। परिभाषा देखिएगा, परिभाषा बड़ा ही सिंपल, उसी के आधार पर बैठाया गया है, ठीक है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पियर की धारा कहेंगे दोस्तों। कितना एम्पियर की धारा? 1 एम्पियर की धारा कह देंगे, ठीक है। अब ये देखिए, 1 सेकंड आ गया, 1 कूलम आ गया, तो यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल जैसा आपको दिखता होगा। क्या बोला गया है? 1 सेकंड में समय बता रहा है, समय बता रहा है। सेकंड किसका काम करता है? समय को। तो समय t बराबर आपका हो गया 1 सेकंड। फिर आपका क्या है? 1 कूलम आवेश, आवेश का मतलब क्या हो गया? 1 कूलम। तो आप विद्युत धारा निकालोगे तो विद्युत धारा I बराबर Q बटे T होता है। Q का मान डालोगे 1 कूलम, तो 1 कूलम ऊपर है, 1 सेकंड नीचे, 1/1 एक ही आएगा कूलम प्रति सेकंड, और कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई दोस्तों चालक अचालक के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। विद्युत धारा आवेश का मात्रक याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। विद्युत धारा का परिभाषा याद रखिएगा, पूरा इसी तरह से लिखिएगा। आप लोग स्केल लेकर बैठिए, स्केल के साथ ऐसे ऐसे डब्बा बना के घेर लीजिए, याद करने में सुविधा होगा। बहुत अच्छा ये सब लिखने का तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो पढ़ाई इतना हलवा नहीं है कि एक ही बार में खा लो। किसी को भी दिक्कत हो तो फिर से वीडियो को देखें और एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। और पहले तो अच्छा होगा कि जो लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे उसको देख लें, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे तो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है। इसी तरह लगातार बने रहिए और हाँ, कमेंट कीजिए ताकि आपको पढ़ करके आपको आंसर देने का मौका मिले, ठीक है। आपको सेवा करने का मौका मिले, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।